64 सीटों पर हो रही वोटिंग में कुछ नई चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। पहली बार जो वोट डाल रहे हैं वो सबसे पहले वोट डालना चाहते हैं, तो सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में युवा दिखाई देने लगे हैं। सीमांध्रा में बड़ी लंबी लंबी कतारें हैं। सीमांध्रा का मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश का 2 इलाका, एक तरफ तेलंगाना में वोट पड़ चुके हैं, लेकिन इस बार आंध्र प्रदेश के तौर पर ही वोटिंग हो रही है, लेकिन सीमांध्रा का इलाका है तो वहाँ पर हर किसी की नज़र है। और सीमांध्रा में पहली बार बतौर राजनीतिक दल मैदान में जगन रेड्डी है। इससे पहले टीडीपी और कांग्रेस ने तमाम सीटें बांटी थी, लेकिन इस बार जगन रेड्डी की मौजूदगी कहीं ना कहीं नए समीकरण वहां पर बना रही है। यूपी में और ख़ास तौर से पूर्वांचल की हवा में नरेंद्र मोदी के बोल कैसे घुल रहे हैं, ये हर जगह नज़र आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार की पहचान नरेंद्र मोदी के भाषण और नरेंद्र मोदी के साथ ही हो रही है। बिहार, ये आपको हम दिखा रहे हैं एक जगह, तमाम जगहों की जो वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें मौजूदगी दिखाई दे रही है। महिलाओं की मौजूदगी खास तौर से देखिए, ये लंबी कतार, ये एक अंदाज बताता है कि सुबह सुबह के वक्त लंबी लंबी कतारें अगर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको सीधे हमीरपुर लिए चलते हैं। वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, चूँकि हिमाचल की सभी सीटों पर हो रहा है मतदान। आलोक जी, हम आप एक टिप्पणी चाहेंगे, चूँकि अनुराग ठाकुर ने कुछ ऐसा जिक्र किया, हमारे जहन में एक सवाल आ गया। वाकई गांधी परिवार में हर कोई बोल रहा है और तीनों शख्स बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में सिर्फ नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। वो शख्स जो बोला करते थे, अडवाणी खामोश हैं, मुरली मनोहर जोशी चुप हैं, सुषमा स्वराज बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हैं कोई टिप्पणी जवाब देने के लिए आए। वो पूरी पीढ़ी कद्दावर नेताओं की जो दिल्ली में दिखाए, सब कहाँ है, क्यों खामोश है? ये सचमुच में प्रसून जी पहली बार ऐसा है। मैंने इंदिरा गांधी के रहते हुए भी लोग जगजीवन राम को नाम याद करते थे, कोई कमलापति त्रिपाठी की बात भी यूपी में होती थी, और वो लोग भी अपना अपना कुछ काम करते रहते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा है। मैंने अटल जी के समय में भी अडवाणी जी का जिक्र होता था, सुषमा जी भी अपना कैंपेन करती थी, लेकिन इस बार राजनाथ सिंह तो अध्यक्ष हैं, लेकिन वो तो खाली उनको लखनऊ में सीमित कर दिया गया और लगता ही नहीं है कि वो अध्यक्ष हैं। और वन मैन शो, मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे, और मुझे तो लगता है कि वही फार्मूला है कि यदि सीधे चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी ही देश में एक छत्र राज करे, कोई संसद की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक फार्मूला है ताकि उसके बल पर जो जीता जा सके, जो उनकी लोकप्रियता के बल पर ही बीजेपी भी भरोसा कर रही है। क्या ये माना जाए रामकृपाल जी कि बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी का उदय जिस तरीके से हुआ है, वो बहुत सारे चमकने वाले ध्रुव तारों की तरह इससे पहले की सियासत में बीजेपी के नेताओं का अस्त हो गया, ये माना जाए, या ये माना जाए कि जी नहीं, बिल्कुल एक नई परिस्थिति का जन्म बीजेपी के भीतर हो रहा है? प्रसून जी, सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जहाँ तक पहुँचे हैं, वो किसी दूसरी पार्टी के लोगों को पराजित करके नहीं पहुँचे हैं, अपने ही पार्टी के तमाम लोगों से लड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को सेलेक्ट नहीं किया है, वो संघर्ष करके, आप सब जो बड़े नेता हैं जो आज मौन व्रत धारण किए हुए हैं, उनको पराजित करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बात बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा नेता भी जानता है। इसलिए, और इस संघर्ष में ही ये कहीं न कहीं संदेश था कि देखिए, मैं अकेले आप सबको पराजित करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों की ज़रूरत, आप लोगों के सामने 2 विकल्प हैं, असेट बनना है या लाइबिलिटी बनना है। असेट बनना है तो चुप रहिए, लाइबिलिटी बनना है केशु भाई की तरह तो जाइए। ये ईमानदारी की बात है और सब इस बात को जानते हैं। बड़े कम दिन बचे हैं, 16 तारीख आने। आप ये देखिए, कभी 3 दिन 4 दिन पहले अखबारों में एक चीज़ छपी है जी कि बनेगा प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा, नहीं तो विपक्ष में बैठेंगे। ये भी एक पॉलिटिकल मैसेज है कि कुरमुराने की कोशिश मत कीजिएगा। बनूंगा तो मैं बनूंगा, चूँकि मैं लड़ रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। एंड थैंक्स टू अपोनेंट, मोदी के जितनी पार्टियाँ हैं, नॉन कांग्रेसी, नॉन बीजेपी पार्टीज़, जिन लोगों ने इस लेवल तक पहुंचा दिया। आप छोड़ दीजिए बीजेपी की बात, किसी भी इतनी पॉलिटिकल पार्टी जिस देश में है, वो मोदी के अलावा किसी बीजेपी के नेता का नाम ले रही है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब सत्ता बिल्कुल नज़दीक होगी और मोदी के बगैर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में होगी, तो ये बयान चलेगा क्या? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो देखिए, नतीजे 16 को क्या आते हैं वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन अभी तक जिस तरह से चुनाव लड़ा गया है, गुजरात इलेक्शन से लेकर के इस लोकसभा इलेक्शन तक की पूरी यात्रा को आप देखिए, तो गुजरात में भी मोदी
कांग्रेस से नहीं लड़ रहे थे। गुजरात में भी मोदी अपनी ही पार्टी से लड़ रहे थे, संघ से लड़ रहे थे, वहाँ जीते। उसके बाद पूरी कोशिश हुई, गुजरात में कोशिश हुई कि इसको 100 न पहुँचने दिया जाए। फिर ये कोशिश हो रही है, सुन लीजिए, कि इसको 235 न पहुँचने दिया जाए, एनडीए को 200 के नीचे रहेंगे तो फिर जो लोग हैं इस उम्मीद में कि हमारा नाम हो सकता है, हम कंसेंसस कैंडिडेट हो सकते हैं, उन लोगों की उम्मीद इसी बात पर टिकी हुई है कि 200 के नीचे रह जाए। बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी खेमा है, जो समर्थक है, वो चाह रहा है, उसको ये उम्मीद है कि 200 के ऊपर जाएंगे। हमें ये बहस की गुंजाइश ही नहीं बचेगी कि मोदी माइनस बीजेपी की बात फिर उठे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह है, बहुत प्रयोग नरेंद्र मोदी के वक्त में हो रहे हैं। अठावले को महाराष्ट्र में लाया गया, दलित चेहरा साथ जुड़ जाए। बिहार में रामविलास पासवान को साथ लेकर आया गया, और जिस परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ बीजेपी और संघ परिवार दोनों जिक्र करते रहे हैं, वहां से आंख मूंद लिया गया। पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, उनके भाई लड़ रहे हैं, कुल 7 सीट दी गई 3 परिवार के लोगों के। बहरहाल, क्या वाकई दलित राजनीति पासवान के साथ बीजेपी के हिस्से में चली जाएगी, या ये नहीं स्थिति बनेगी, बल्कि दलित का प्रयोग पहले एक वक्त में लालू ने किया, महादलित नीतीश ने किया। सारण में इस वक्त सुजित झा मौजूद हैं। सुजित, जातीय समीकरण नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में पासवान के साथ आने से टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? देखिए, पासवान जाति की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो महादलित से अलग है। बिहार में जो नीतीश कुमार ने महादलित की परिकल्पना की है, उसमें केवल पासवान जाति को हटा के बाकी जितने भी दलित हैं वो महादलित हैं। तो निश्चित तौर पर पहले पासवान लालू प्रसाद यादव के साथ थे, अब बीजेपी के साथ हैं। तो पासवान वोट को ट्रांसफर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने आरजेडी इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका वोट तो ट्रांसफर होता है आरजेडी में, लेकिन आरजेडी का जो यादव वोट है वो उनको नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि पिछली बार वो हाजीपुर से चुनाव हार गए थे। लेकिन बीजेपी के साथ क्या है, पहले से भी पासवान जो है पहले भी 1999 में भी एनडीए के साथ थे, और उस समय काफ़ी लाभ हुआ था दलित वोटों का। खास तौर पर उस समय महादलित तो नहीं बना था, लेकिन दलित वोट को ट्रांसफर किया गया हुआ था उस समय बीजेपी में। इस बार भी माना जा रहा है कि बीजेपी को इससे काफ़ी लाभ होगा, और पासवान जाति चूंकि महादलित को काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं नीतीश सरकार में, और पासवान उससे वंचित है, तो निश्चित तौर पर एक नाराजगी भी है सरकार के खिलाफ, और बीजेपी का साथ मिला है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा उनको मिलेगा। सुजित, लोगों के जहन में सवाल ये है, हम आपके पास आ रहे हैं ये बताते हुए आ रहे हैं कि दरअसल लोगों के जहन में सवाल है, राबड़ी देवी लड़ रही हैं, यादव और मुस्लिम वोट, अगर उसके साथ दलित वोट कहाँ जाएगा सारण जैसी जगह पर? हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अशरफ वानी कुपवाड़ा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर में चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, तकनीकी तौर पर बड़ी गड़बड़ी, इसलिए कुपवाड़ा में अशरफ वानी, बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, लद्दाख में भी एक जगह पर वोटिंग हो रही है, लेकिन हर की रुचि इस बात को लेकर है कि कितनी बड़ी तादाद में वहां लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। बिल्कुल प्रसून, दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जिस अंदाज से हमने अनंतनाग और श्रीनगर की लोकसभा सीट पे देखा कि बहुत कम मतदान हुआ, देश में सबसे कम मतदान उन 2 लोकसभा क्षेत्रों में हुआ है। लेकिन यहां पर लद्दाख की बात करें या बारामूला की बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतारें यहां इस सीमावर्ती इलाके में आज सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर है। तो वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत होगा वो काफी बेहतर होगा श्रीनगर और अनंतनाग के मुकाबले में, बारामूला में भी और लद्दाख में भी। लद्दाख में तो हाई टर्नआउट होता ही है हमेशा, क्योंकि वहां पर सभी लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर अलगाववादी और मिलिटेंट संगठनों की तरफ से बायकाट के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गुरेज, टंगडार, जो पूरा इलाका नियंत्रण रेखा पर आता है, वहां पर पहाड़ी इलाका है। यहां पर लोग आज सुबह 7 बजे ही, जब काफी ठंड थी इलाके में, तब भी मतदान केंद्रों के बाहर इसी तरह निकले हुए थे मतदान के लिए। और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जो है मतदान कर रही है। और यहां पर दूसरी बात यह भी है कि जो सीधा मुकाबला है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच देखा जा रहा है। लेकिन बारामूला में सज्जाद लोन, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा उतारा है। उनको पहले जो है अलगाववादियों के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन उनके उम्मीदवार इन चुनावी मैदानों में उतारने से भी कहीं ना कहीं जो है जो मतदान है वो और ज्यादा बढ़ गया है और मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो गया है। अशरफ, एक बार कैमरा घुमवा दीजिए तो लोग देख पाएं घाटी में किस तरीके की वोटिंग हो रही है।
बिल्कुल, दरअसल आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह से ये जो है एक मतदान केंद्र है। यहाँ पर ऐसे ऐसे काफ़ी हैं जो जगह जगह पर है। यहाँ पर लोग जो हैं सुबह से ही मतदान के लिए आए हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे। जो आप अपना नाम बताइए। खतर मोहम्मद डार जनाब। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ आप इस तरह लाइन में खड़े हैं। आप क्या समझते हैं जो ये मतदान हो रहा है, इससे ओवरऑल जो है लोगों का क्या भला होता है? लोग को शौक से वोट निकालना है, वोट छोड़ना है सोच से। आपका नाम? जवाहर भट्ट। जवाहर साहब, आप जो है मतदान के लिए निकले हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या आपके मन में है ये मतदान करते हुए कि क्या भला होगा इससे? खुशी से वोट डालने। तो और भी आप बताएंगे? बस ठीक है सर, वोट डालना है तो डालना है। चलो सर, हम बताएंगे। ओके। ये जो वोट छोड़ना है हमको सर, वोट छोड़ना है इसलिए कि हमारे देश में शांति आ जाएगी। पहले हम लोगों की डिमांड है, यहाँ हमारे पुल बने हैं, 2 बार हो गई हमने वोट छोड़ कर, लेकिन हमारे पुल सर नहीं बने हैं। एक इलाका है, इसका कहते हैं रामहाल और राजबार। ये पुल है हमारे डिस्ट्रिक्ट की पहली पुल है ये सर। इस वक्त काम चल रहे हैं, लेकिन हमारी पुल नहीं बने हैं सर। हम लोग वोट डाल रहे हैं इसलिए कि हमारी बेरोजगारी, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनका रोजगार मिलेंगे। आप भी बताइए, दरअसल जिस तरह से हम कश्मीर में देखते हैं लोगों को तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां हैं, तो आपको लगता है कि जो आप संसद में यहाँ से नुमाइंदे अपने चुनकर भेजेंगे वो आपका भला करेंगे, आपके लिए कुछ काम करेंगे? और मुद्दा क्या है? मुद्दा है बस बेरोजगारी। इधर सबसे पहले बेरोजगारी यहाँ खत्म करना है सबसे पहले। कहीं ना कहीं प्रसून जी आप देख सकते हैं कई सारे मतदाता थे जो यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, चाहते हैं कि विकास हो उनको, क्योंकि इनकी भी जिंदगी है, इनकी भी दुविधाएं हैं। ये चाहते हैं, शायद एक रास्ता ये भी है कि अगर वो मताधिकार का इस्तेमाल करके अच्छे उम्मीदवारों को संसद तक पहुंचाएंगे तो शायद उनकी भी बात हो और उनका भी विकास हो। और विकास ही कहीं ना कहीं इन पहाड़ी लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 6 तस्वीरें आप स्क्रीन पे देखिए, हम चर्चा शुरू करते हैं। दरअसल ये अलग अलग जगहों पर वोटिंग जो हो रही है, अमेठी, इलाहाबाद, आसनसोल, सारण, फैजाबाद, हाजीपुर, बड़ी बड़ी कतारें, लंबी लंबी कतारें हर जगह पे नजर आ रही हैं और युवाओं में जोश है। महिलाएं बड़ी तादाद में निकली हैं सुबह ही। और ये सब बता दें, दरअसल पहाड़ी इलाके, खासतौर से उत्तराखंड के इलाके में भी हमें देखने को मिला है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे हैं, वो जटिल परिस्थितियाँ उत्तराखंड में इस तौर पर काफ़ी ज़्यादा है। एक ऐसा वक्त जब पर्यटन का मौका होता है, लेकिन इस बार सब चीज़ खाली है, रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, लोगों में गुस्सा है। जो स्थिति बन जानी चाहिए थी 1 बरस के भीतर, वो नहीं बनी है। कैसे रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सारी परिस्थितियां उत्तराखंड में। हम चलेंगे संवाददाता के पास, लेकिन आलोक मेहता जी, हम जरा सा दोबारा पुराने सवाल पे लौट रहे थे। हम बिहार पे चूंकि चलेंगे, बिहार का सवाल था, क्या जातीय समीकरण बिहार के भीतर पासवान के इधर से उधर जाने में, पासवान से हटकर राबड़ी देवी जहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ पर भी वो असर डाल सकता है? क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है? रूढ़ी और राबड़ी देवी आमने सामने सारण में है, तो क्या दलित वोट बैंक असर डालेगा या जी नहीं, वो पुरानी परिस्थिति में टिका रहेगा? नहीं, असर डाल रहा है। इसीलिए आश्चर्य की बात है कि कल ही मेरी बात हुई अपने साथियों से बिहार में, और उनका मानना है कि राबड़ी देवी मुश्किल, मतलब आरजेडी की सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन राबड़ी देवी और मीसा भी कुछ हद तक वो कठिनाई में है। और इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसमें बीजेपी ने बहुत चतुराई के साथ ये काम किया है। पासवान का वोट बैंक भी, जो अभी आपके संवाददाता कह रहे थे, वो बीजेपी को उसका लाभ मिल सके। और ये एक बड़ी रणनीति के तहत यहाँ मायावती को भी प्रभावित करने के लिए पासवान को लाया गया, लेकिन उतना चाहे यूपी में प्रभावित ना हो, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। एक राम कृपाल जी, एक सवाल हर किसी के जहन में आया कि सोनिया गांधी बिहार में रैली करने पहुंची, मंच पर लालू यादव साथ में कहीं नहीं आए। देखिए, उसके बाद जिस तरह के लालू के बयान आए हैं, लालू ने तो कह दिया है, उसके बाद बयान दिया कि उनको कोई नहीं पूछता। अब इस तरह के बयान तो जाहिर सी बात है कि देखिए, वो वहाँ पे जैसा आलोक जी कह रहे थे अभी कि जो इफ़ेक्टिव, जो प्रभावी लोग हैं या प्रभावी समीकरण हैं, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। उसमें रामविलास की जैसे बात आप कर रहे थे जी, रामविलास, बीजेपी को रामविलास का इतना बड़ा ऋणी होना चाहिए कि एक पार्टी को जो अनटचेबल थी, उस पार्टी को पहली बार रामविलास ने एक तरह से आप कहते हैं कि द्विज बना दिया, जो कहिए आप, वो चाहे उसका असर किसी भी रूप में पड़े, लेकिन एक
जिस पार्टी ने 2002 के मुद्दे पर सरकार छोड़ी हो, सबसे पहले उस पार्टी ने वहाँ पे उसका साथ देने की बात की। तो इसका एक फ़ायदा ये हो रहा है बिहार में जो होगा या पूरे देश में। हम एक मिनट जरा सुजीत से पूछ रहे हैं इस जवाब में। सुजीत, जो सवाल था कि क्या राबड़ी देवी जहाँ पर लड़ रही हैं चुनाव सारण में, पासवान का असर सिर्फ हाजीपुर, जमुई, जिन जगहों पर लड़ रहे हैं एलजेपी, वहीं तक सीमित रहेगा या नहीं? ये मैसेज दूर तक जा रहा है। देखिए, पासवान वोट जो है वो हर एक लोकसभा क्षेत्र में है बिहार में, और चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन निश्चित रूप से इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा है। पहले भी मिला था। जहाँ तक मैंने कहा कि आरजेडी के साथ जब गठबंधन था 2004 में, जब पासवान लालू और कांग्रेस के साथ थे, तो उस समय एक माहौल था, तो ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिला था यूपीए गठबंधन को। लेकिन 2009 में ये फ़ायदा जो यादव वोट का है वो नहीं मिल पाया पासवान को। तो निश्चित रूप से इस बार जो वो फिर से आए हैं बीजेपी के साथ, तो निश्चित रूप से इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। और लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरीके से यादव मुस्लिम गठजोड़ इस बार मजबूती से दिख रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी इसका कारण हो, निश्चित रूप से उससे फायदा मिल रहा है आरजेडी को। और जहाँ तक ये सारण सीट जो है, सारण और पाटलिपुत्र, ये दो ऐसे सीट हैं जिस पर लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और निश्चित रूप से अगर वो और सीट हर जगह जीतते हैं, लेकिन ये सीट अगर वो नहीं जीत पाते हैं, तो निश्चित रूप से काफ़ी धक्का लगेगा। इसलिए काफ़ी ध्यान है उनका इस पूरे दोनों सीटों पर। जी, पूरी राजनीति, पूरी रणनीति परिवार के इर्द गिर्द समेटी है लालू यादव ने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।